मेरा परिचय, मैं एक छोटा सा भीम आर्मी का कार्य करता हूँ और मेरा नाम विजेंद्र सूद है। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हूँ। आज किस विषय पर यहाँ प्रोग्राम? आज जो हमने मेरठ के अंदर जो कमिश्नरी पार्क में शौर्य दिवस को मनाने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के पुणे में जो एक पड़ता है भीमा कोरे गांव में, वहाँ पर हमारे जो 600 सूरवीर महार थे, उन्होंने 28,000 पेशवारों को हराने का काम किया। वो उनकी लड़ाई इसलिए थी क्योंकि हमारे जो महार थे उनकी जो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई थी, उनकी अस्मिता की लड़ाई थी, उनके अपने समाज की लड़ाई थी। उन्होंने इस समाज के लिए बलिदान दिया और बलिदान के साथ साथ ये साबित किया कि बहुजन समाज के लोगों को जब जरूरत पड़ी है तो उन्होंने अपने समाज के लिए कुर्बानी दी है। मैं आपको बहुत तमाम कुर्बानी बता सकता हूँ। जिस मेरठ के अंदर हमें खड़े हैं, ये क्रांति धरा के नाम से जानी जाती है। ये मेरठ की धरती, यहाँ पर अगर 1857 की क्रांति का प्रथम सूत्रधार यहाँ से बिगुल बजाता तो यहाँ के शहीद माता दीन वाल्मीकि जी इस मेरठ की धरती के सर्वप्रथम सूत्रधार 1857 क्रांति के। इस प्रकार हमारे उधम सिंह जी ने, उन्होंने समाज के लिए कुर्बानी दी। जो जलियांवाला बाग के अंदर तमाम हजारों लोगों को वहाँ के जो जलियांवाला बाग में मारने का काम किया था, उसका भी बदला हमारे उधम सिंह जी ने लेने का काम किया था। इसी प्रकार आज हम शौर्य दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही हमें पता चला कि हमें जानकारी हुई कि भीमा कोरे गांव की लड़ाई ये बहुत ही जो मान सम्मान की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी, हमारे जिला प्रवक्ता बड़े भाई रवि नागवन सिंह जी ने पूरे सार से बताने का काम किया अपने विचारों के माध्यम से। और उन्होंने बताया कि जो मान सम्मान स्वाभिमान से कभी भी बहुजन समाज के लोगों ने समझौता नहीं कहा। इसी प्रकार 600 महारों ने 28,000 पेशवारों को धूल चटाकर उन्हें नस्ते नाबूद करने का काम किया। आज उन्होंने मेरठ के अंदर सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है और पहली बार ये स्तंभ जो बनाने का काम किया है भीम आर्मी के तमाम साथियों ने, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर बनाने का काम किया। जिनकी मेहनत से कार्यक्रम बड़ा ही सुंदर बना, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतिहास हमने पढ़ा था, 312 साल के लगभग हो गए और 207 सालवा ये शौर्य दिवस है क्योंकि उनकी याद में मनाया गया। और लड़ाई तो चल रही है 1689 से, लेकिन 200 साल भी लगा लीजिए आप, तो मेरठ की धरती पे कभी ये प्रोग्राम नहीं हुआ। पहली बार मेरठ की धरती पे। कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि ये काम? प्रेरणा मिली हमारे बड़े भाई हैं रवि नागवन सिंह जी, उन्होंने, हालांकि इसकी प्रेरणा तो आपको पता होगा कि हमारे भीम आर्मी के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज महाराष्ट्र के अंदर जो भीमा कोरे गांव में स्तंभ को आज जो श्रद्धांजलि देने गए हैं, वहां पे स्तंभ नमन करने गए हैं, जो पूरी जानकारी हमारी दी है हमारे बड़े भाई रवि नागवन जी ने हमारे पूरे तमाम साथियों को ये जानकारी दी। और जब जानकारी दी तो पूरे तमाम साथियों ने निर्णय लिया कि हम शौर्य दिवस मेरठ के अंदर स्तंभ बनाकर इस प्रोग्राम को आयोजन करने का काम करेंगे। क्या कहना चाहोगे युवाओं से जो अभी? मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि युवा जिस प्रकार से भीम आर्मी के लिए काम कर रहे हैं वो इसी प्रकार से निरंतर काम करते रहे, क्योंकि वो अपने हक अधिकारों को लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भूखे रह के भी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्यासे रह के भी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई निरंतरता रहनी चाहिए। मेरे जी नागवन सिंह जी हमारे साथ हैं। हमने जो इतिहास पढ़ा था तो उसमें बताया जाता है कि वो भी नागवंशी थे। जी हैं, वो भी नागवंशी थे, जो महार समाज के महार योद्धा थे, वो भी नागवंशी थे। इसलिए क्या आप इसलिए नाम लगाते हैं नागवंशी जी? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि नागवंशी का नाम तो मैं लगभग जब से मूवमेंट में आया हूँ 2000 के लगभग, हमने जैसे बाबा साहब का अध्ययन शुरू किया और मूवमेंट की जानकारी हमें मिली तो हमने देखा कि हमारे पूर्वज जो थे वो नागवंशी ही थे। और जो अभी आपने जो इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, जो वहाँ पर स्तंभ है, उस स्तंभ पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं उसमें से 49 नाम है। 49 में से जो 22 नाम है उन सब के पीछे नए यानी नागवंशी लिखा हुआ है। तो जो भी नाम से जो जानकारी ली है तो एन करके लिखा हो, चूँकि अंग्रेजों ने ब्रिटिश काल का पूरा ब्यौरा है वो, और उसमें जो भी नाम दर्ज है वो एन है। हर व्यक्ति के नाम के आगे एन है, नागवंशी है। तो यहाँ पर आज जो हमने जो है एक नई शुरुआत भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष माननीय विजेंद्र सूद जी ने की है और ये इससे जो है हमारे पूरे मेरठ जिले को, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को, और ये एक नई शुरुआत जो हम लोगों ने यहाँ पर की है, जो स्तंभ जो आज हमने यहाँ पर बनाया आपके सामने है और श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं एक जानकारी अभी दे रहा था अपनी स्पीच में, चूँकि 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर भी जो है
स्तंभ पर मिस्टर कामले के निवेदन पर जो है वहाँ पर गए थे और बाबा साहब ने भी चूँकि बाबा साहब महार जाति को बिलोंग करते थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इस पे जो है ज़्यादा हुआ और उन्होंने वहाँ जाकर के जो है पूरे इतिहास की जानकारी ली और उन्होंने नमन किया, तो उन्होंने इसको जो है देशव्यापी बनाने का भी काम किया और इतना प्रचार इसका किया कि हमारे लोगों में जनजागृति हो और हमारे लोग, हमारा गौरव, हमारे मान सम्मान की लड़ाई और हमारे पूर्वजों ने जो हमारे जो है समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए और जो पूरे देश के लिए उन्होंने किया है जो है उसको जो है गौरवान्वित करता है और हमारे लोगों में जनजागृति पैदा करता है। ये सारी चीज़ें हैं, इस पे हमें गर्व करना चाहिए। युवा अभी भी इतिहास से दूर हैं, क्या कहना चाहोगे उनसे? देखिए, इतिहास असल में क्या है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके ब्लड में उबाल तो बहुत है, लेकिन उस उबाल को जो है संभाल के रखना भी बेहद ज़रूरी है। हमारे जो नौजवान साथी हैं, मैंने अपने भाषण में ये अभी अपनी जो स्टेटमेंट में ये अपील इनसे की है कि यदि हमारे को जो है हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, अनुशासन किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए पहली प्रायोरिटी होता है अनुशासन, और यदि आपके पास अनुशासन नहीं है तो कोई भी विजन, कोई भी मिशन आप नहीं चला सकते हैं। तो मैं आज पुनः आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है और बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा जो मूवमेंट है वो सामाजिक मूवमेंट है। राजनीतिक मूवमेंट सेकंड नंबर पर आता है, पहला मूवमेंट है जो सामाजिक परिवर्तन है, उसकी लड़ाई को युवा लड़ें और अपने समाज में जाकर लोगों को जो है जाति व्यवस्था के खिलाफ। और एक बात और दोहराना चाहूँगा जो मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं वो जाति पे गर्व ना करें, वो जाति व्यवस्था पर जो है उसको प्रचारित ना करें। हम अनुसूचित जाति, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान पर जो है शेड्यूल बना करके दिया था जिसमें हम जाने जाते हैं, संविधान में अनुसूचित जाति के लोग हम लोग हैं, तो हमारी जाति इसके बाद कोई नहीं है, हमारी जाति सिर्फ अनुसूचित जाति है। और हमारे लोगों को हम जब भी सभी पूरे समाज को, पूरे बहुजन समाज को, पूरे शेड्यूल कास्ट समाज को तभी जोड़ पाएंगे तब हम अपनी जाति पर गर्व करना छोड़ेंगे। तो ये मैं आज आपके माध्यम से पुनः अपील करना चाहता हूँ कि जाति पर जब तक आप वो करते रहेंगे तो बाबा साहब का मूवमेंट जाति को जो है प्रमोट करना नहीं था, बाबा साहब को सामाजिक परिवर्तन लाना था और उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। आपकी सच्ची जो है श्रद्धांजलि या सच्चा नमन बाबा साहब को तभी होगा जब आप जो है बाबा साहब के विजन पे काम करेंगे, उनके मिशन पे काम करेंगे। उनके जयकारे लगाने से पहले उनके विजन को जाने, उनके मिशन को जाने और उन्होंने समाज के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, पूरी मानव जाति का, पूरे भारत की मानव जाति का, मानव समाज का, महिलाओं का और तमाम वर्गों का उन्होंने भला किया है। और पूरी भारत निर्माण व्यवस्था ही बाबा साहब के जो है विजन पर टिकी हुई है, इसको हमें समझना होगा। जी, तो जी। ये मैं सब कहना चाहता हूँ। हाँ, नागवंशी जी, जो धार्मिक परिवर्तन है इसके बारे में क्या आपका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन पर तो आपने बात कह दी कि ये जरूरी है, जी, जी। लेकिन धार्मिक परिवर्तन जो कि कहते हैं कि बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि आज के समय में जो धर्म को लेकर बहुत ज्यादा राजनीति चल असल रही में है। सर मैं एक बार फिर ये अपनी बात कहना चाहूँगा जी। कि बाबा साहब ने 1956 में जो धम्म दीक्षा ली थी और बाबा साहब का जो आंदोलन था, असल में मेरा मानना ये है कि अगर बाबा साहब 10 साल या 15 साल और जीवित रहते जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप ना दोहराते मेरे सामने। बिल्कुल। अभी व्यवस्था इस प्रकार की है कि हमारे लोग जो है वो राजनीतिक मूवमेंट पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और राजनीतिक मूवमेंट पे काम करने के कारण ही हम लोग जो है एक अपनी धार्मिक जो है पहचान या धार्मिक मूवमेंट जो हमने बाबा साहब जो हमें दे करके गए थे उसको हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए। अभी हम लोग जो है छोटे छोटे धार्मिक गुटों में भी बटे हुए हैं और वो गुटों ने जो है इस व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को बिल्कुल जो है उसको तोड़ दिया है। जी। तो मेरा मानना ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना तभी साकार होगा तब हम जो है ये धार्मिक पाखंड से बाहर निकलेंगे और जो उन्होंने हमें रास्ता बताया। जी। और मुझे तो इसमें कठिनाई लगती है कि बाबा साहब का जो इतना जो है एक शार्प मिशन था वो लोग उस पे चलने में थोड़ा सा उन्हें कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि जी। बाबा साहब ने कड़वी बातें भी कही हैं और कड़वी बातों पर जो है लोग चलने में थोड़ा सा डरते हैं, तो उन्हें जो है वो पाखंड में ये भी फंसे हुए हैं। तो बाबा साहब का साइंटिफिकल मूवमेंट अपनाना चाहिए। और देखो जो आपने जो है धार्मिकता की बात करी है, जी। ये बहुत जो है उलझा हुआ विषय है और इस पर बात जो है होगी तो फिर दूर तक जाएगी, क्योंकि हमारे लोग भी जो है विभिन्न प्रकार के पंथ और विभिन्न प्रकार की जो है चीज़ों में बटे हुए हैं और वो इस व्यवस्था में अभी भी जकड़े हुए हैं, क्योंकि बाबा साहब के एक ही विजन पे काम हुआ है। बाबा साहब ने कहा राजनीति सोतालों की चाबी है, लेकिन समस्या यहाँ पैदा हो गई कि लोगों ने उनकी चाबी तो पकड़ ली बाबा साहब की, लेकिन बाबा साहब का बताया हुआ विजन जो सामाजिक सोशल विजन था उसको लोगों ने छोड़ दिया साहब। तो हमारा मानना ये है कि सामाजिक
विजन को, देखो धर्म भी मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नागरिक होना ही सबसे बड़ी बात है। हम भारत के नागरिक हैं और हमें संविधान हमें अपनी आस्था के हिसाब से जो है हमें हर काम को करने की जो है आज़ादी देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम उस विषय पे जाएं आज, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा उलझनें भी पैदा हो जाएंगी। तो हमें केवल नागरिक की हैसियत से, अपने अधिकारों की हैसियत से और संविधान ने जो हमें जो है प्रदत्त किए अधिकार हैं उनको मानते हुए हमें अपने समाज का भला कैसे करना है, अपने समाज का अपलिफ्टमेंट कैसे करना है, उनको आगे कैसे ले जाना चाहिए, क्योंकि समाज देश के निर्माण में अपनी भागीदारी कैसे करनी चाहिए, इस विषय पे हमें आज काम करना चाहिए। चलो बहुत बहुत से आते हैं जहाँ भारत बंद कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार आप ही के लोगों पर हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। अत्याचार अगर देश पूरे दलित समाज पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो इसे जाति देख के वो अत्याचार करते हैं, वो केवल दलित देखते हैं, ये दलित है। और अत्याचार उस पर होता है जो कमजोर है। और बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से इतने मौलिक अधिकार दिए हैं जो मजबूत हमें करके गए हैं, तो हमारे लोगों को मजबूत होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब, अभी रवि नागवंशी जी ने बताया कि राजनीतिक सत्ता 100 तालों की एक चाबी है। साहब काशीराम जी जब सामाजिक मूवमेंट में आए तो उन्होंने देखा कि इस दलित बहुजन समाज की जो जड़ें बहुत कमजोर हैं। साहब काशीराम जी ने उन जड़ों को मजबूत करने के लिए साहब काशीराम का बहुत लंबा समय लगा, जब जाकर वो राजनीति में आए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो आज भी अत्याचार होता है। अगर अत्याचार तो उस पर भी होता है जो हमारे लोग मजबूत हैं। अगर कोई लोग हमारा IAS पेशा से, या कोई वकील है या कोई अधिकारी है, अगर उसे पता चल जाएगी वो जाति है, तो उसी जाति के आधार पर उसे शोषण करा जाएगा, उसे शोषित किया जाएगा। बहुत तमाम तरह के आप यहाँ घटनाएं देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे भी हमारे युवा साथी रहे हैं जो IAS पीछे रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया गया केवल जाति के नाम पे। ऐसे नहीं, उनकी नजरों में केवल दलित होना चाहिए और ज्यादातर दलितों पर अत्याचार हो रहा है। और आप ये पूर्वांचल की तरफ जाओगे तो पिछड़ों पर भी अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे नहीं है, तो इस देश के अंदर जो कमजोर है अत्याचार उस पर हो रहा है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान जो अभी मैंने बताया था, हमें सामाजिक रूप से, जैसे रवि नागवंशी जी ने बताया कि हमें सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। देखो, किसी राजनीतिक सत्ता को चलाने के लिए उससे पहले सामाजिक मूवमेंट बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जब हम सामाजिक रूप से एकजुट होंगे तो हमें राजनीतिक सत्ता हमें बोनस में मिलेगी। आप देख रहे हो कि बाबा साहब ने कहा था कि जिसका शासन होता है उसी का प्रशासन होता है। जिस दिन आपकी सत्ता होगी तो आपका प्रशासनिक लोग भी आपके होंगे, आपके समाज के हक अधिकारों की बात करेंगे, आपके हक अधिकारों की रक्षा सुरक्षा करेंगे। अभी चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आपने देखा होगा एक उदाहरण, जब से चंद्रशेखर आजाद जी इस देश की पार्लियामेंट में गए हैं, सबसे ज्यादा इस बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा हो या उनके हक अधिकारों को हनन हो रहा हो, तो उन्होंने सबसे ज्यादा आवाज उठाने का काम किया तो भीम आर्मी चीफ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है।